नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2009 का प्रश्न है निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है श्रीलंका। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कटौती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। घरेलू एलपीजी इस्तेमाल करने वाले 33 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। एक दिन पहले ही उज्ज्वला योजना को 1 साल बढ़ाने का हुआ था फैसला। अब डीजल पेट्रोल की कीमत पर नजर, 23 महीने से नहीं हुआ कोई परिवर्तन। आपको पता ही होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 2024 में इसकी इस बार थीम थी महिला सशक्तिकरण में निवेश, और पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सुधा मूर्ति राज्यसभा में मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सुधा मूर्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। आपको पता ही हो, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। संसद के 2 सदन राज्यसभा लोकसभा में अगर मनोनीत सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में 2 MP जो एंग्लो इंडिया के नाम से मनोनीत किया था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से एंग्लो इंडिया का जो कोटा था उसे खत्म कर दिया गया, उसका एंड कर दिया गया है। सुधा मूर्ति की अगर बात कर लें तो यह एक लेखिका है, परोपकारी है, समाज सेवी भी है, और इनकी एक बुक भी है डॉलर बहू, जो काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, जिस बहुत चर्चित में रहती है। और ये जो डॉलर बहू है ये इनका उपन्यास है। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये आप लोग को पता ही होगा कि जो नारायण मूर्ति है ना, उनकी वाइफ भी है। कांग्रेस ने जारी किए 39 प्रत्याशियों की सूची। राहुल वायनाड से लड़ेंगे। अब देख रहे हैं लोकसभा का आने वाला चुनाव, उसी पे सीटें कवर हो रहा है, कौन प्रत्याशी किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना समेत 9 राज्यों में सीट आवंटन की गई है इसकी। देश की संस्कृति, विरासत और परंपराओं से दुनिया को कराएं अवगत। पीएम नरेंद्र मोदी करंट क्रिएटर्स से की अपील। 24 श्रेणियों में वितरित किए गए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। विपक्ष पर तंज, चुनाव में भी होने वाली सफाई मोदी की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की गारंटी है। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, राष्ट्रीय, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार कहा जाता है, अभी हाल ही में पहली बार 20 श्रेणी में प्रदान किया गया, और यह आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में केंद्र हुआ है। इसमें पीएम और केंद्रीय जो मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल थे। साथ ही यहाँ क्रिएटर्स इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया गया है। देख रहे हैं कि पहली बार यह शुरू किया गया और नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है ना, वहीं पर शुरू किया गया। अब भारत मंडपम से एक बात और याद आती है कि यहाँ बस आपको पता ही होगा जो इस बार 2023 में पिछले वर्ष भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कराया था, उसका भी शिखर सम्मेलन दिल्ली के नई दिल्ली मंडपम में भी हुआ था, जिसके बारे में आप लोग जानते रहे G20 के बारे में। वे आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। INDIA गठबंधन को 7 सांसदों देकर अपने बेटों को मजबूत करें, केजरीवाल कह रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव के पेन किया लॉन्च। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान रहे मौजूद। रूसी सेना से भारतीयों को स्वदेश लाने का बढ़ाया दबाव। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस सरकार के समक्ष बेहद कड़ाई से उठाया है मुद्दा। आपको पता ही होगा कि नौकरी का लालच देकर ले जाने वाले एजेंटों के विरुद्ध हो रही है कार्रवाई। और आपको अच्छी नौकरी का झांसा देकर जो हमारे भारतीय थे उन्हें रूस ले जाया गया था कि उन्हें अच्छी नौकरी दी जाएगी, अच्छी सैलरी भी दी जाएगी, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती फिर उनको सैनिक में भर्ती करके यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन आपको पता ही होगा जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चला उसको 2 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। उसी में लेकर CBI अभी जो पूरा मामला इसका जाँच कर रही है, उसी ने यह मतलब रिपोर्ट दी है कि अच्छे तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के समक्ष बेहद कड़ाई से उठाया गया है ये मुद्दा।
ग्लोबल साउथ के 125 देश भारत पर करते हैं भरोसा। ये जयशंकर प्रसाद करें, विदेश मंत्री। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा चीन उनकी चिंता पर जरूरी चर्चा नहीं समझता। भारत ने G20 के मंच पर दी थी अफ्रीकी देशों को नई पहचान। आपको पता ही होगा, जब भारत इस बार अध्यक्षता करा था G20 की, तो उसने जो अफ्रीकी संघ था उसे G20 का 21वां मेंबर बनाया था और एक स्थायी मेंबर उसे बनाया गया था G20 जो अफ्रीकी संघ है। और अफ्रीकी संघ की जो मुख्यालय है, आप लोग को पता ही होगा, इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है, जो इथोपिया की राजधानी है, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अब ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से जिन्हें अक्सर विकासशील और या कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित देश हैं। और यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देखने आने वाले लोकसभा चुनाव, उसी पे लेकर महासमर चल रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा का स्वर्ण काल, अंग्रेजी कानूनों की जगह भारत की न्याय परंपरा पर आधारित विधि व्यवस्था में आएगा बड़ा परिवर्तन। आपको पता ही होगा कि जो भी 3 नए कानून आए थे ना, उन्हें लागू करने की बात हो रही है और वो जुलाई से शुरू करने की भी उसमें बात की गई है। और जो 3 नए कानून थे उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो 3 कानून थे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि जो सब चुनाव कराता कौन है और इन चुनाव के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी रखते रहिए। चुनाव की बात करें तो अगर आप देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाने का मेन उद्देश्य था जो आने वाले युवा मतदाता है, उन्हें जागरूक करने के लिए मतदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। और 2011 से मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, उसके लिए आप लोग जो आंसर राइटिंग करते हैं इसमें से अगर आप कुछ आर्टिकल्स में जोड़ के देख लेंगे, अगर अपने आंसर में इसके कुछ आर्टिकल लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उसमें प्रदर्शन होगा, जिससे भी आप लोग पढ़ लीजिए, जो आपके परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, अगर आपका जो एक चैप्टर है ना, तो उससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, भारत को फिर चिंतित करता नेपाल और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख सकते हैं आप। नए कानून के अनुरूप हो कठोर कार्रवाई। देश के अलग अलग राज्यों में प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में यह घटना राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया धांधली और अनियमितता के कारण आजकल चर्चा में है। नियुक्ति के बाद परीक्षण ले रहे कुछ ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फर्जी तरीके से नौकरी पाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा सभी दोषियों के विरुद्ध नए कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको पता ही होगा कभी यूपी में भी 2 पेपर हुए थे, आरओ का, और यूपी पुलिस का जो पेपर, वो भी उसमें भी धांधली हुई, जिसकी वजह से उसे भी रद्द किया गया। जिसके रोकने के लिए कई सारे कानून बनाए भी गए थे, लेकिन ये इसमें से कोई इसका भी अच्छे से परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से, अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 1998 में अधिनियम पारित किया गया था, वहीं राजस्थान में 2022 में अधिनियम पारित किया गया था, आंध्र प्रदेश में 1997 में अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन सख्त कानून के अभाव के प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं थाम नहीं रही हैं। ऐसे में अधिकार राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि सभी राज्य उसके दायरे में आए और प्रश्न पत्र लीक की घटना को अंजाम देने वाले माफियों पर अंकुश लगा सकें। इसको लिए एक अच्छी पहल शुरू करनी चाहिए, ताकि जो लोगों का भविष्य इसमें से बर्बाद ना हो। क्योंकि आप पेपर तो दोबारा करा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनका टाइम जो बर्बाद होता है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि थोड़ा एक अच्छा और मजबूत कानून बनाया जाए। एक क्लिक पर निकलेगी सहकारिता की पूरी कुंडली। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस पोर्टल का लोकार्पण। समितियों के विकास को मिलेगी मदद। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता फैसले से लेते हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं। 2027 से पहले हमारी पंचायत में पैक्स होगा, किसानों को होगी सुविधा। आज पीएम अरुणाचल में करेंगे दुनिया की सबसे लंबी बाई-लेन सुरंग का शुभारंभ। भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र की ओर बेहतर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। सेला चारबेला पर्वतमाला से होकर गुजरने वाली यह सुरंग न्यू आस्ट्रियन टर्निंग मेथड से निर्मित हुई है, जो उद्घाटन के बाद दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग होगी। असम से तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने
वाली सड़क पर स्थित सुरंग का आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। अगर हम इस सुरंग की स्ट्रक्चर की देखें, इसकी संरचना क्या होगी, तो 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है। दोनों सुरंग के लिंक रोड और 12 किलोमीटर होगी परियोजना की कुल लंबाई और 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह सुरंग। 13,800 फीट सेला दर्रे के नीचे की गई है इसकी खुदाई। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। G4 देशों की ओर से भारत ने पेश किया UNSC में सुधार का मॉडल। UNSC देख रहे हैं, सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। कहा सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25-26 की जाए। 6 स्थायी और 4-5 अस्थायी सदस्यों विभिन्न क्षेत्रों में होंगे शामिल। लोकतांत्रिक व समावेशी परिषद के साथ वीटो के इस्तेमाल में हो लचीलापन। G4 की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने G4 देशों का विस्तृत मॉडल पेश किया। इसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की ओर से तैयार किया गया है इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की संख्या और नियमों के सुधार की बात की गई है। ये देश जो 4 देश हैं इसमें शामिल हैं, जापान, भारत, जर्मनी और ब्राज़ील। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो जो 4 देश हैं इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको खेल जुड़ी खबर मिल जाएंगी। अभी देख रहे हैं हो रहा था ना धर्मशाला में इंग्लैंड के साथ 5वां और अंतिम टेस्ट मैच, उसी पे भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था और काफ़ी अच्छा इसमें जो हमारे खिलाड़ी थे, भारतीय क्रिकेटर्स थे, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो आप लोग बस खेल के बारे में ये लोग जानते रहिए कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और इन खेल को कराता कौन है। मतलब इन संगठन जैसे BCCI हो गया और ICC हो गया, सब संगठन के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। रस्का और नाल ने किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार। 1931 में आज ही जर्मन भौतिकी विज्ञानी अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नॉल ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। 50 नैनोमीटर यानी 1 मीटर का अरबवां हिस्सा का रेजोल्यूशन देने में सक्षम यह माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। पहली बार अमेरिका में बॉबी डॉल की दुनिया का सामने पेश किया गया। 1959 में आज ही पहली बार अमेरिका में एक टॉय फेयर में बॉबी डॉल को प्रदर्शित किया गया था। इसे मेटल खिलौना कंपनी ने बनाया था। कंपनी का दावा है कि अब तक अरब से ज़्यादा बॉबी डॉल बिक चुकी है और हर 3 सेकंड में डॉल बिकती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलौनों में शुमार है। सौर ऊर्जा संचालित वायरलेस सेंसर को मिलेगा पेटेंट। IIT मंडी के शोधार्थियों के नाम जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि। क्लाउड सक्षम नोट्स में अभूतपूर्व पावर प्रबंधन प्रणाली से विभिन्न देशों में आएगी क्रांति। देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लाया जा रहा है, उपलब्धि लोगों के ऊपर हासिल हो रही है। यहाँ आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है, हम लोग उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में किस एक का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी भारत। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में या साधारण रूप से इकाई मात्रा में जनसंख्या का माप है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क की बात हो रही है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य और इसके जो संस्थापक 7 सदस्य थे। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका शामिल थे। अफगानिस्तान को वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बनाया गया था। इस संगठन का मुख्यालय मुख्यालय एवं सचिवालय इसका नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।